नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रसून कुमार सिंह, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देवरिया, उत्तर प्रदेश। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित, स्वस्थ एवं सानंद होंगे तथा अध्ययनशील भी होंगे। तो हमने अलंकारों पर आधारित 2 वीडियो पहले ही देखे हैं, तो इस बार अलंकारों के ऊपर आधारित यह तीसरा वीडियो मैं आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं। पिछली 2 वीडियोज़ में हमने अलंकारों की परिभाषा, अलंकारों का स्वरूप, उनका उपयोग, अलंकारों के भेद और शब्दालंकारों के सभी उपभेद यानी अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग इस वीडियो में अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकारों के वर्गीकरण या अलंकारों के भेद को बताते समय ही मैंने अर्थालंकार किसे कहते हैं ये बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको एक बार पुनः याद दिला देता हूँ कि जहाँ किसी कथन में, वाक्य के चमत्कार या सौंदर्य के मूल में शब्द की महत्ता न होकर के अर्थ की महत्ता हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी कि अगर शब्दों को बदल करके उनका पर्यायवाची हम रख दें तो सौंदर्य या चमत्कार नष्ट नहीं होता है, क्योंकि चमत्कार आधारित होता है अर्थ पे और पर्यायवाची या समानार्थक शब्द रख देने से अर्थ तो वही रहता है, अतः उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता है। वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अनेक भेद हैं, तो हम यहाँ पर कुछ के बारे में पढ़ेंगे। और अर्थालंकारों में भी सबसे महत्वपूर्ण भाग है सादृश्यमूलक अलंकार। सादृश्यमूलक अलंकार मतलब या कि जहाँ जो समानता पर आधारित हों, सादृश्यता पर आधारित हों। तो सादृश्यमूलक अलंकारों को समझने के लिए विशेष रूप से सादृश्यमूलक अलंकारों को समझने के लिए हमें जो है 4 चीज़ें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चारों चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अगर आप ये 4 चीज़ें अच्छी तरह से समझ गए तो ये समझ लीजिए कि अर्थालंकारों का अभेद्य किला आपने फतह कर लिया। देखिए, उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए या जिस वस्तु की तुलना की जाए। उपमेय मतलब क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म जिस गुण के आधार पर तुलना की जाए। वाचक, तुलना सूचक शब्द विशेष। पर्टिकुलर वर्ड व्हिच इंडिकेट्स कंपैरिजन। एक विशेष शब्द जो कहीं तुलना या समानता को इंगित करता हो। तो इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन बस इतना अभी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म की उपमेय और उपमान के बीच कोई एक कॉमन क्वालिटी, कॉमन फैक्टर जरूर होगा जिसके आधार पे हम दोनों में तुलना करते होंगे। यानी एक कॉमन गुण क्या है दोनों में, इसीलिए इसको समान धर्म भी कहते हैं कभी कभी। वाचक कि दोनों के बीच तुलना को इंगित करने वाला शब्द विशेष। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ हमने उदाहरण दिया है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ देखिए, हमने वाक्य को सिर्फ काले कलर को छोड़ दीजिए, के और है को, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कलर है सेंटेंस का, टेक्स्ट का। लेकिन हमने यहाँ 4 रंग चुने हैं, लाल, नीला, हरा और ब्राउन या भूरा। आप देखिए यहाँ पे सीता का मुख हमने लाल रंग से लिखा है, चंद्रमा
नीले रंग से लिखा है, समान को हरे रंग से लिखा है और सुंदर को भूरे कलर से लिखा है। अब आप देखिए, जो लाल रंग में है वो उपमेय है, जो नीले रंग में है वो उपमान है, जो हरे रंग में है वो वाचक है, जो भूरे रंग में है वो साधारण धर्म है। अब कैसे? हम सीता के मुख की तुलना यहाँ चंद्रमा से कर रहे हैं, तो किस वस्तु की तुलना कर रहे हैं? हमने बोला ना कि उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, तो किसकी तुलना कर रहे हैं? सीता के मुख की तुलना कर रहे हैं, तो सीता का मुख उपमेय है। चंद्रमा नीले रंग से, नीला रंग वाला क्या है? उपमान है। देख रहे हैं, नीले गोले के आगे उपमान हमने लिखा है नीले रंग से। तो जो चंद्रमा है, यहाँ हमने पीछे क्या देखा था कि उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, जिससे, यहाँ किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से तुलना की जा रही है। तो चंद्रमा क्या है? उपमान। ये उपमेय और चंद्रमा उपमान। देखिए, उपमेय लाल रंग, उपमान नीला रंग, चंद्रमा नीले रंग से लिखा हुआ है। जिस वस्तु की तुलना की जाए उपमेय, सीता के मुख की तुलना की जा रही है। जिस वस्तु से तुलना की जाए वह उपमान, चंद्रमा से तुलना की जा रही है। किस गुण के आधार पर तुलना की जा रही है? किस कॉमन फैक्टर, किस कॉमन क्वालिटी के आधार पे? कि दोनों सुंदर हैं, इसलिए कि सीता का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो वो क्या है? साधारण धर्म है, भूरे रंग से दिखाया है। कि इस क्वालिटी के आधार पे, किस क्वालिटी के आधार पे? कि दोनों सुंदर हैं, तभी तो दोनों में तुलना हो रही है ना। अगर किसी के सुंदर मुख की तुलना करनी है तो ऐसा तो नहीं हम किसी कुरूप चीज़ से तुलना कर देंगे कि नहीं वो उसका मुख जो है तवे के पेंदी जैसा है, ऐसा तो नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो फिर दोनों में कहीं कोई समानता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों मतलब कि दोनों में कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है? तो दोनों सुंदर हैं, इसलिए उससे उसकी तुलना की जा रही है। कभी देखिए, अगर आपकी तुलना की जाएगी, आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो सचिन तेंदुलकर से की जाएगी। ऐसा नहीं ना कहेंगे कि हम नहीं आप जो है बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि उनका वो अभिनय में महारत ही है, उसके लिए आइडियल हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए तो सचिन ही है। तो आपके और सचिन में जो कॉमन फैक्टर होगा, एक समानता होगी जिसके आधार पे आपकी तुलना सचिन से की जाएगी, वह क्या है? क्रिकेट खेलना। तो यहाँ पे क्या है? सीता का मुख और चंद्रमा दोनों सुंदर हैं, इसलिए दोनों की तुलना हो रही है। किस गुण के आधार पर तुलना हो रही है? किस गुण के आधार पर तुलना हो रही है? पीछे था ना साधारण धर्म, जिस गुण के आधार पर तुलना की जाए। किस गुण के आधार पर तुलना हो रही है? सुंदरता के आधार पर। तो सुंदर क्या है? साधारण धर्म, भूरे रंग से लिखा हुआ है। अच्छा, कौन सा शब्द ऐसा है जो बता रहा है कि भाई दोनों में तुलना हो रही है, दोनों में समानता दिखाई जा रही है, दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, दोनों में सिमिलरिटी दिखाई जा रही है? वह शब्द क्या है जो समानता सूचक हो, तुल्यता सूचक हो? वह शब्द क्या है? समान। समान शब्द ही तुलना को इंगित करने वाला शब्द है, अतः यह वाचक है। हो गया ये इतना। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ चित्रों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखिए, एक सुंदर मुखड़ा है, उसकी तुलना हम उपमान से कर रहे हैं। उस मुखड़े और उपमान मतलब चाँद से कर रहे हैं। तो दोनों के बीच क्या है? समानता प्रदर्शित की गई है, तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ तुल्यता सूचक चिन्ह लगाया गया है। जो ये प्लस का सिंबल होता है ना, जिसे हम लोग बराबर कहते हैं, इसे शुद्ध हिंदी में या विराम चिन्हों में जब हम पढ़ेंगे तो इसे तुल्यता सूचक शब्द कहते हैं, क्योंकि ये अपने दाएं और बाएं पक्ष के बीच तुलना करता है या बाएं या दाएं पक्ष के बीच समानता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ कि फेस इज इक्वल टू मून, जो चेहरा है वो चाँद के समान है, चाँद की तरह है। तो चेहरे की तुलना की जा रही है, अतः यह उपमेय। चाँद से की जा रही है तुलना, इसलिए उपमान। और तुलना को या बराबरी को इंगित कर रहा है जो वह है वाचक। और किस गुण के आधार पे, दोनों में कौन सा कॉमन है? तो ये देखिए, यहाँ इसमें भी कॉमन है, यहाँ इसमें कॉमन है, और इसी पे दोनों आधारित हैं, इस मेज पे रखे हुए हैं, इसलिए यह साधारण धर्म है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से। अब आइए सादृश्य मूलक अलंकारों को हम देखते हैं। तो हम सादृश्य मूलक अलंकारों को जिस क्रम में पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने जो है 4-5 लिख दिए हैं, इनको पढ़ेंगे, इसके आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना मेरा टारगेट है। और आज अगर हो गया तो ठीक, और समय बहुत ज़्यादा लगेगा तो हम फिर बाद में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। उपमा अलंकार देख रहे हैं, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक अलंकार। इन चारों को हम आपको बिल्कुल बीजगणित की तरह मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ पढ़ाएंगे। इसके लिए मैंने कुछ फार्मूले डेवलप किए हैं, इसके बारे में काफ़ी सोचा, जो कि मैं कई वर्षों में सीख पाया और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत कम समय में। तो आइए देखिए। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि उपमा अलंकार की ये कौन सी परिभाषा है। देखिए ना, ये आपको विचित्र परिभाषा दिख रही है ना, लेकिन जब हम इसको डिकोड करेंगे, यकीन मानिए आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है एक सूत्र या फार्मूला कि uy इज स्मॉलर देन un प्लस v। देखिए uy उपमेय, कहाँ से इसको, ये शॉर्ट फॉर्म हमने कैसे बनाया कि पहला और अंतिम ले लिया। चूँकि पहला तो दोनों में समान है, इसलिए एक अक्षर से काम चल नहीं सकता था, इसलिए हमने क्या किया कि पहला और अंतिम, पहला क्या है उ तो यू हो गया, और अंतिम है वाई, अरे य, इसलिए हो गया वाई। हाँ देखिए, यू और वाई, तो पहला और अंतिम अक्षर लिया है, यू से उ और वाई से य। यहाँ यू से उ और एन से न, तो उपमान, ठीक ना। तो उपमान बराबर जो है क्या है यू एन, तो यू एन और यू वाई बराबर उपमेय, यू एन बराबर उपमान और वी से वाचक। अब ये फार्मूला क्या कहता है कि यू वाई यानी उपमान इज उपमेय यू वाई उपमेय इज स्मॉलर देन उपमान, कि उपमेय उपमान से छोटा है, प्लस वी यानी वाचक भी इसमें होता है। प्लस का मतलब कि होता है, अब माइनस कर दूंगा तो नहीं होता है, यहाँ प्लस है मतलब कि इसमें वाचक भी शामिल है। तो अब देखते हैं कैसे, कि इसका मतलब यही है। देखिए ये जो चिन्ह बना है, इसका मुंह जिधर खुला होता है, यानी इधर खुला है ना, तो इधर की चीज़ बड़ी है, और इधर बंद है तो इधर की चीज़ छोटी है। तो उपमेय उपमान से छोटा है, यानी उपमान उपमेय से हमेशा श्रेष्ठ होता है इस अलंकार में। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए और उपमान उपमेय से श्रेष्ठ हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, चंद्रमा, अरे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मतलब मुंह, मयंक माने चंद्रमा, सम मतलब समान, मंजू मनोहर, मंजू माने सुंदर, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, चित्ताकर्षक, हृदयाकर्षक। तो देखिए क्या है कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख की तुलना किससे की जा रही है, मयंक से यानी चंद्रमा से। तो यहाँ पे चंद्रमा से ही क्यों की जा रही है, क्यों नहीं मुंह की तुलना पपीता से कर दी गई है? इसलिए कि चंद्रमा सुंदर है। किसी भी क्षेत्र में जिस गुण के आधार पर तुलना की जा रही है, हम अपने से बड़ी चीज़, अपने से श्रेष्ठ चीज़ से ही तुलना करते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और तुलना करते हैं इसलिए तुलना सूचक एक शब्द अवश्य होता है उपमा में, उसी तुलना सूचक शब्द को वाचक भी कहते हैं। इसलिए यहाँ हमने पीछे लिखा था प्लस वाचक। देखिए है ना कि उपमान जो है उपमेय से बड़ा है। मैंने बोला था जिधर इसका मुंह खुला उधर बड़ा है, यू एन बड़ा है, उपमान बड़ा है, उपमेय छोटा है, और वाचक है प्लस भी है, माइनस भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही है, तुल्यता सूचक चिन्ह है उधर फार्मूले में, यहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जा रही है, लेकिन उपमान उपमेय से श्रेष्ठ है या उपमेय उपमान से छोटा है, वहाँ उपमा अलंकार हो रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि एक और ट्रिक है कि कैसे हम जानेंगे कि मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है, चंद्रमा की तुलना मुख से हो रही है, कौन कवि के लिए उपमेय है, कौन उपमान है। तो यहाँ ये है, देखिए एक चीज़ डाल लीजिए, उपमेय को प्रस्तुत भी कहते हैं और उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि कवि जिस चीज़ का वर्णन करना चाहता है, कवि यहाँ किसी के मुख का वर्णन करना चाहता है, चंद्रमा का वर्णन नहीं कर रहा है, कोई उसके सामने बैठा है,
या कोई उसकी जिसके ऊपर वो लिखना चाहता है कविता, उसके मुख के बारे में वर्णन करना चाहता है, यानी उसके सामने क्या है, उसका मूल कथ्य क्या है, मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, वह है किसी का मुख, नायिका का मुख। लेकिन वह चंद्रमा को कहाँ से लाता है, वह कल्पना जगत से लाता है कि भाई मैं अगर इससे इसकी तुलना कर दूंगा तो इसके मुख की चमक और बढ़ जाएगी, मुख की सुंदरता और बढ़ जाएगी, मेरे वाक्य में प्रभावशीलता आ जाएगी। तो यानी कि प्रस्तुत इसीलिए कहते हैं उपमेय को, क्योंकि कवि के सामने मुख ही प्रस्तुत है। चंद्रमा तो वो अपने कल्पना जगत से लाता है उससे तुलना करने के लिए। तो यानी कवि किसके बारे में लिखना चाहता है, चंद्रमा के बारे में नहीं, कवि लिखना चाहता है मुख के बारे में, और उसकी तुलना चंद्रमा से कर रहा है। और अब जब भी तुलना करेगा श्रेष्ठ चीज़ से करेगा, तभी जो है मुख का या जिस चीज़ का वर्णन कर रहा है उसका महत्व बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। ये श्रेष्ठ वाला है ना, बताया अभी कि कहीं यहाँ पे उपमान श्रेष्ठ है, उपमान इज़ ग्रेटर देन उपमेय, कहीं इसका उल्टा भी होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, आगे अलंकार पढ़ेंगे तो ये फार्मूला चलता रहेगा, पूरा फार्मूले के ही माध्यम से आपको समझाऊंगा। फिर देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है या डोला, मन चंचल है, यहाँ मन की चंचलता की बात है, ठीक ना। एक मिनट, पहला उदाहरण ही समझ लेते हैं। मुख क्या हो गया, बताइए आप लोग, उपमेय, यानी मुख की तुलना की जा रही, मयंक यानी चंद्रमा से की जा रही उपमान। सम शब्द क्या है, समानता को, तुलना को, बराबरी को इंगित करता है, इसलिए वाचक है। मंजू मनोहर, ये दोनों शब्द क्या हैं, साधारण धर्म, समान धर्म है, दोनों ही सुंदर हैं और आकर्षक हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, बोला ना जिस चीज़ की भी तुलना कीजिएगा, यहाँ मन की का वर्णन करना चाहता है कवि। कवि का कथ्य क्या है, कवि जिसके बारे में लिखना चाहता है, मन के बारे में। लेकिन सोचा कि भाई मन बड़ा चंचल होता है, मन तो दिखता नहीं है, मन तो एक बिल्कुल जो है अदृश्य वस्तु है, अमूर्त वस्तु है, मैं इसकी तुलना किस चीज़ से करूं कि लोग आसानी से समझ जाएं। तो उसने अपनी कल्पना जगत से आयातित किया कि यार पीपर का पत्ता बिना हवा के भी डोलता है, बड़ा चंचल होता है, तो चलो उससे तुलना करते हैं ताकि हमारे पाठकगण आसानी से समझ जाएँ। तो यानी प्रस्तुत क्या है या उपमेय क्या है, मन, और उपमेय और प्रस्तुत क्या है, मन, और उपमान क्या है या प्रस्तुत, पीपल का पत्ता। किस वस्तु की तुलना की जा रही है, मन की। किस वस्तु से की जा रही है, पीपल के पत्ते से। और पीपल का पत्ता चंचलता के मामले में कहीं न कहीं से श्रेष्ठ माना जा रहा है। हालांकि मन की गति बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसलिए माना जा रहा है कि उसको देख नहीं सकते हैं हम। कहीं न कहीं चंचलता का इस भौतिक जगत में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कवि को वह प्रतीत हो रहा है, इसलिए कवि उससे तुलना करता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पीपर पात, पीपल का पत्ता उपमेय, मन उपमान, डोला यानी चंचलता, अस्थिरता, यह साधारण धर्म, दोनों चीज़ में कॉमन पाई जाती है। सरिस शब्द है, तुलना को इंगित करता है। सरिस माने समान, सम माने भी समान ही होता है। अक्सर जो वाचक शब्द होता है ना, सम, सो, सरिस, समान, इसी प्रकार से होता है। अब हम दूसरा अलंकार देख रहे हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है, इसका फार्मूला है यू वाई, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार हो गया कि यू वाई बराबर उपमेय, यू एन बराबर उपमान। तो यू वाई प्लस यू एन माइनस वी, मतलब क्या हुआ कि यू वाई उपमेय प्लस उपमान, यानी यहाँ दोनों में बराबरी का भाव नहीं है, दोनों में तुलना नहीं हो रहा, दोनों प्लस, दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। दोनों को हम नहीं दिखा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दोनों को फेविक्विक लेके एक दूसरे से चिपका दे रहे हैं। इसीलिए इनमें क्या होता है, अभेद संबंध होता है, कोई भेद नहीं रह जाता है, भेद रहित संबंध हो जाता है। और माइनस वी यानी वाचक, वी बराबर वाचक, माइनस का मतलब क्या है, वाचक नहीं रहता है। भाई जब हम उसको दोनों में बराबरी नहीं दिखा रहे हैं तो ये बराबर वाली चीज़ या प्लस का सिंबल इसमें कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। तो यानी वाचक शब्द जो होते हैं, सम, सो, समान, सरिस, वह इसमें नदारद होते हैं, नहीं होते हैं। क्योंकि हम इसमें ये नहीं कहते हैं कि मुख चंद्रमा के समान है, कहते हैं मुख ही चंद्रमा है। कह देंगे चंद्रमुखी, किसी को कहे कि चंद्र, मतलब किसी को कह दीजिए कि मुख मयंक सम है, तो चलो ठीक है। लेकिन किसी को कह दीजिए चंद्रमुखी, तो चंद्र और मुख एक दूसरे से बिल्कुल मिल गए। तो यहाँ पे देखिए कि उपमेय और उपमान में अभेद संबंध हो, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, इसीलिए प्लस सिंबल लगाया है, और रूपक अलंकार होता है।
जैसे उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें सम सो समान सरिस नहीं आया है। नहीं करें कि चरण समान कमल की वंदना करते हैं, चरण कमल, चरण कमल लग रहा है ये एक ही शब्द है, दोनों एक दूसरे में जुड़ गए हैं। चरण कमल, चाहे कह दीजिए चंद्रमुख, इस तरीके से जो शब्द होते हैं। और आप इस चीज़ को देखिए, अक्सर इन शब्दों में चरण कमल, चंद्रमुख, इनमें या तो कर्मधारय समास होगा या अन्य अर्थ देने लगे तो बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन आप देखिए, खैर वो वहाँ विषयांतर नहीं करना है। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी वाचक का अभाव, वाचक नहीं है, माइनस है, और यू वाई प्लस यू एन, क्या है कि यू वाई जो है, यू वाई और यू एन, उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है। वहाँ रूपक चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। बहुत है, जैसे कि भाई अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट नहीं, अंबर समान पनघट, अंबर पनघट, आकाश ही पनघट है, आकाश के समान पनघट नहीं है। हाँ, किसी को कहिए आप मेरे भाई के समान हैं, वो उपमा हो जाएगा, लेकिन आप मेरे भाई हैं, वह रूपक हो जाएगा। इस तरीके से पनघट, अंबर पनघट, तारा घट, तारा रूपी घड़ा नहीं, तारा घट, तारा ही घड़ा है। इस प्रकार से रूपक के उदाहरण ढेर सारे साहित्य में भरे पड़े हैं, आप लोग ढूंढिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको याद हो और तो इस प्रकार से आज का यह सत्र समाप्त हुआ। आपको आनंद आया होगा, आप समझ गए होंगे। नहीं समझिए कुछ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊंगा ज़रूर। और आगे भी हम जो है जितने अलंकार अभी तक हमने पीछे लिखे थे, प्रतीक, व्यतिरेक, ये सब जो है हम फार्मूले के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से, मैथमेटिकल तरीके से, बीजगणित की तरीके से समझेंगे। और अंत में सबका एक तुलनात्मक अध्ययन, एक साथ सारा फार्मूला दूंगा, ताकि आप समझेंगे कि क्या घटाने क्या जोड़ने से कौन सा अलंकार क्या बन जाता है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, विदा, पुनर्मिलना है।